ये देखकर मयूरी पीछे मुड़ गई और अपनी आंखें बंद करते हुए उसने कहा, मिस्टर रायजादा, ये आप क्या कर रहे हैं? आहान ने मयूरी को जवाब दिया, क्या कर रहा हूँ मतलब? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ? मयूरी ने दांत पीसते हुए कहा, हाँ वो मैं मुझे नजर आ रहा है, पर मैं आप इस तरह अपने कपड़े क्यों उतार रहे हैं? आहान ने कहा, ये मेरा रूम है और यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मयूरी ने गुस्से में कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि ये आपका रूम है, पर फिलहाल इस रूम में मैं भी हूँ। आप प्लीज बाथरूम में जाइए। आहान मुस्कुराने लगा और उसने कहा, जब तुम मेरा खुद शर्ट खोलती हो तब कोई बात नहीं है, पर अब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तुम्हें शर्म आ रही है? ये सुनकर मयूरी ने कहा, आप जाइए ना। आहान को मयूरी को छेड़ने में बहुत मजा आता था। वो ऐसा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। अभी भी उसने ये जानबूझकर किया था। वो चाहता तो बाथरूम में जाकर भी अपने कपड़े खोल सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने एक बार हंसते हुए कहा, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक तुम परी के साथ सो सकती हो। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मयूरी ने सोचा, तब तक तुम परी के साथ सो जाओ। इस बात का भला क्या मतलब था? खड़ूस ने ऐसा क्यों कहा था? मैं तो यहाँ पर परी के साथ सोने के लिए ही हूँ ना। कुछ भी बोलते रहते हैं। जब मयूरी ने अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी तब परी ने कहा, प्यारी दीदी आओ ना, आप यहाँ पर सो जाओ, डैडी वहाँ सो जाएंगे और मैं छोटी हूँ तो आपके बीच में सो जाऊंगी। मयूरी ने मन में सोचा, यह बच्ची इतनी प्यारी है ना कि इसकी बात टालने का भी मन नहीं करता। वो चुपचाप परी के पास आकर उसे गले लगाकर सो गई। मयूरी जब भी सोती थी किसी छोटी बच्ची के जैसी सोती थी। उसे तकिए को हक करके सोना बहुत पसंद था और इस बार वो परी को ही हक करके सो गई थी। थोड़ी देर बाद जब आहान नहाकर बाहर आया तब मयूरी और परी दोनों सोई हुई थी। आहान मयूरी के पास आया और उसे देखने लगा। वो बहुत सुकून के साथ सोई हुई थी। उसके काले घने बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो परी से लिपट कर सोई हुई थी। आहान ने उसे एक बार देखा और फिर देखता ही रह गया। वो काफी देर तक मयूरी को ही देखता रहा। तब अचानक से वो कुछ बड़बड़ाने लगी। आहान वो सुनने के लिए उसके करीब आया तो मयूरी ने करवट बदल ली और उसे पकड़कर सो गई। वहीं दूसरी तरफ आज जो कुछ भी हुआ था, नियति उसे लेकर परेशान थी। उसने अपने खिलाफ सारे सबूतों को हटाने की अच्छे से कोशिश की थी और उसके हिसाब से वो सक्सेसफुल भी हो गई थी। उसने नील का फोन फेंक दिया था और अपने फोन से सिम निकाल दिया था। उसे लगा कि अब किसी को भी नहीं पता चल पाएगा कि आज के कांड के पीछे उसका हाथ था, पर फिर भी उसका दिल घबरा रहा था। उसने खुद को संभाला और फिर अगले दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगी। अचानक से उसे मयूरी का ख्याल आया। उसने मयूरी के खिलाफ जितने भी प्लान बनाए थे वो उन सब में फेल हो गई थी। उसने सोचा, अगर मिस्टर आहान वहां पर नहीं पहुंचे थे तो मुझे अपने प्लान में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता था। मैंने सब कुछ कितना अच्छे से प्लान और ऑर्डिनेट किया था। रिपोर्टर्स भी वहां पर टाइम पर आ गए थे। अगर उन दोनों की पिक्चर्स मिल जाती तो मजा आ जाता। नियति जैसे जैसे सोच रही थी उसका चेहरा गुस्से से लाल होता जा रहा था। अगली सुबह जब मयूरी की आंख खुली तब उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस हो रहा था। उसे लगा जैसे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। जब उसने अपनी पूरी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो परी को नहीं बल्कि आहान को लिपट कर सोई हुई थी। वो तुरंत वहां से जाना चाहती थी पर आहान की पकड़ भी इतनी टाइट थी कि वो अपने आप को छुड़वा नहीं पा रही थी। उसने सोचा, कान्हा जी अब क्या करूं? खड़ूस को जगा दूं या इसके खुद जागने का इंतजार करूं? क्या करूं? क्या करूं? उठना तो पड़ेगा ही, ऐसे कब तक चलेगा? और वैसे भी चाहे मैं उठाऊं या ये खुद उठे, सिचुएशन तो ऐसी ही रहेगी ना। अरे एक मिनट, परी कहाँ गई? मयूरी ने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो परी आहान की दूसरी तरफ सुकून से सोई हुई थी। मयूरी ने सोचा, एक काम करती हूँ, जब तक परी सोई हुई है तब तक खड़ूस को उठा देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। अगर परी ने ये देख लिया तो फिर अगली बार फिर ऐसी कोई जिद कर सकती है। वो इतना सोचने के बाद उसने आहान को हिलाने की कोशिश की और कहा, मिस्टर रायजादा उठिए प्लीज। उसकी आवाज सुनकर आहान की अचानक से आंख खुल गई और उसने कहा, हाँ क्या हुआ? मयूरी ने कहा, उठिए और मुझे छोड़िए, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। आहान ने इधर उधर देखा और कहा, तुमने रात को फिर मेरा फायदा उठाया था ना?
ये सुनकर मयूरी ने कहा, आप ये बेकार की बातें करना बंद करेंगे? आहान ने चिढ़ने का नाटक करते हुए कहा, मैं बेकार की बातें कर रहा हूँ, और तुम जो कुछ भी हरकतें करती रहती हो उसका क्या? मयूरी ने ऑकवर्ड होते हुए कहा, मैंने ऐसी क्या हरकत की है? ये सुनकर आहान ने कहा, ये जो तुम मुझे लिपट कर सो जाती हो या मुझे अपना तकिया समझने लगती हो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। मयूरी भी गुस्से में बोली, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे अच्छे से याद है कि परी को गले लगाकर सोई थी, फिर आप यहाँ कैसे आ गए? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुझे परी समझकर गले लगाकर सो गई थी। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की पर तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और बस इतना बोल रही थी कि परी आराम से सो जाओ और मुझे भी सोने दो। प्यारी दीदी को कल ऑफिस भी तो जाना है। मयूरी ने कहा, यह सब झूठ है। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे साथ परी ही थी। पता नहीं आप कैसे आ गए। आप हमेशा इस बात का इल्जाम मुझ पर ही क्यों डाल देते हैं? क्योंकि तुम ही हर बार ऐसा करती हो। अब तक आहान भी उठ चुका था और मयूरी के पास खड़ा था। उसने कहा, तुम बहुत बदमाश होती जा रही हो। जब देखो मेरे करीब आने का मौका ढूंढती रहती हो। मयूरी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्यादा ख्याली पुलाव पकाएं तो अच्छा होगा, ना पकाएं तो अच्छा होगा। मुझे भला ख्याली पुलाव पकाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्यालों में तुम हो और तुम तो मेरे पास ही रहती हो ना। ये सुनकर वो सोचने लगी, क्या एक खड़ूस सुबह सुबह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है? उसने आहान से कहा, आपने जो कल रात किया ना, उसका बदला लेकर रहूंगी। इस पर आहान बोला, कैसे? एक बार फिर मुझसे लिपट कर सो जाओगी? ये सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। वहां से जाते हुए उसने अपने पैर से आहान के पैर पर मारा और जल्दी से निकल गई। जाते जाते उसने ये भी कहा, ये कल रात को आपने जो किया उसका छोटा सा बदला है। वो जल्दी से अपने रूम में गई और जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई। वो आज आहान के साथ ऑफिस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जब तक तैयार होकर नीचे आता वो वहां से निकल गई। उधर आहान भी अब तक उठ चुका था। उसने तैयार होकर परी के गाल पर किस किया और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ गया। जब उसे मयूरी नजर नहीं आई तो उसने नौकर से पूछा, मयूरी कहाँ है? नौकर ने कहा, वो ऑफिस जा चुकी हैं। मयूरी ऑफिस चली गई। आज वो ऐसे अकेले ऑफिस क्यों गई? आहान के मन में ये सवाल चल रहे थे और उसने आगे किसी से कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रिया वहां आई और उसने आहान को मीटिंग का सारा शेड्यूल बताया। उसके बाद आहान ने बाबू भाई को फोन किया। फोन उठाते ही सामने से आवाज आई। आहान ने कहा, बाबू भाई, आज आप ऑफिस जल्दी पहुंच जाना और मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फाइल पर काम करना। मुझे आज उस डील के बारे में सब जानना है। बाबू भाई ने कहा, फिक्र नॉट, मैं सब कर दूंगा, बस ऑफिस पहुंचने ही वाला हूँ। ओके, ये बोलकर आहान ने फोन रख दिया। उसने बात करने के बाद वो कल के बारे में सोचने लगा। उसे अभी भी नील पर ही शक था और कहीं ना कहीं उसे ये भी लग रहा था कि अगर ये सब नील का किया धरा होता तो वो बेड पर उस हालत में नहीं होता। वो तो मयूरी के थप्पड़ और उसके पानी गिराने की वजह से उठा था। उधर मयूरी ऑफिस में अकेली थी। उसे हमेशा से काम पर जल्दी आना पसंद था और आज वो इतनी जल्दी आई थी कि वहां पर कोई भी नहीं था। आते ही उसने लैपटॉप नहीं खोला बल्कि पिछली रात जो हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। उसने पहले अर्चना को कॉल किया। अर्चना का फोन पिछले कुछ दिनों से स्विच ऑफ ही आ रहा था। वो अपने घर पर भी नहीं थी और पड़ोसियों ने बताया था कि वो वहां से जा चुकी थी। मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ चली गई। कुर्सी पर बैठे बैठे वो सारी बातें जोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो इतना तो समझ गई थी कि कोई उससे नफरत करता था और उसे बदनाम करना चाहता था, पर कौन? उसे इतना भी लग रहा था कि उसे रूम में धक्का किसी लड़की ने दिया था, पर ये लड़की कौन थी? अर्चना नहीं, वो तो जॉब छोड़कर जा चुकी है। जिया, उसे भी तो जॉब से निकाल दिया गया था। सासा, उसका भी तो ट्रांसफर हो गया। वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पार्टी में नहीं हो सकती, तो फिर कौन था जो उसे वहां से निकालना चाहता था? उसने मन में सोचा, मैं तो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आई हूँ, फिर कौन है जो मुझसे इस तरह नफरत करता है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर अगर ये सब अर्चना ने किया है तो फिर ये सब उससे किसी ऐसे ने करवाया होगा जो उससे ज्यादा हाई पोस्ट पर है, वरना इतना बड़ा रिस्क कौन ही लेगा?
अचानक से मयूरी के दिमाग में कुछ आया और उसने नियति के केबिन की तरफ देखा, पर फिर उसने सोचा मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। लेकिन अर्चना के केस के बाद नियति का बर्ताव थोड़ा बदल गया था। वो उसके केबिन की तरफ देख रही थी कि तभी वहाँ पर बाबू भाई आए और बहुत जोश में बोले, हेलो मैडम मयूरी। अचानक से तेज आवाज सुनकर मयूरी डर गई। सामने उन्हें देख उसने रिलैक्स होकर कहा, क्या बाबू भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे कौन करता है। बाबू भाई ने हंसकर कहा, मैं आता हूँ ना। वैसे तुम नियति की केबिन की तरफ ऐसे क्यों देख रही थी, उसे जलाने का इरादा है क्या। मयूरी ने कहा, किसे, नियति मैम को। बाबू भाई ने हंसने लगे और बोले, नहीं नहीं, केबिन को, वो इतनी कोई खास नहीं है, तुम दूर ही रहना नियति से। मयूरी ने पूछा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बाबू भाई ने कहा, तुम बहुत भोली हो मयूरी, और नियति बहुत शातिर दिमाग की लड़की है। सौत शैतान मरे होंगे तब नियति पैदा हुई होगी। मयूरी इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, अच्छा रहने दीजिए, मुझे ये बताइए आप सुबह सुबह यहाँ कैसे। बाबू भाई ने कहा, तुमसे बातों के चक्कर में मैं काम ही तो भूल गया। मुझे फाइल लेनी है, तुम अपना काम करो, मैं फाइल ले लूंगा। मयूरी ने कहा, ठीक है। इसके बाद बाबू भाई फाइल लेकर वहां से चले गए, पर उनकी बातें मयूरी के दिमाग में फिट हो गई थी। नियति शातिर लड़की थी। मयूरी का अब काम में मन नहीं लग रहा था। वो बस हर सिचुएशन और उसमें नियति के रोल के बारे में ही सोच रही थी। तो नियति भला ऐसा क्यों करेगी, वो तो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती थी। मयूरी इस वक्त बड़बड़ा रही थी, पता नहीं ये सब कौन कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि सच में ये सब सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, पर कौन और क्यों। बाबू भाई ने तो नियति मैम से दूर रहने के लिए कह दिया, पर क्या ये सब सच में वही कर रही हैं। मयूरी अपनी सोच में गुम थी कि तभी अचानक से उसे नियति की आवाज आई, मयूरी। एक बार फिर तेज आवाज सुनकर वो घबरा गई। क्या मयूरी नियति का सच पता लगा पाएगी, और क्या नियति ने मयूरी की बड़बड़ाहट सुन ली थी। जब उसे नियति की आवाज आई तो वो घबरा गई और उसे लगा कि शायद उसने सब सुन लिया। मयूरी घबराकर चेयर से खड़ी हो गई। उसे इतना घबराया हुआ देखकर नियति ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, नाश्ता किया। मयूरी ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है। नियति के हाथ में जो बैग था उसने वो टेबल पर रखा और कहा, नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट मील होता है, भूख हो या ना हो नाश्ता तो करना ही चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा सैंडविच है, तुम वो खा लो। इतना कहने के बाद नियति ने सैंडविच मयूरी की टेबल पर रख दिया। वो एक ऐसी बॉस थी जिसे सब पसंद करते थे। वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती थी, साथ ही उनसे अपना काम निकलवाना भी अच्छे से जानती थी। मयूरी ने कहा, नहीं मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, मयूरी आप एक बहुत टैलेंटेड लड़की हैं और हमारे डिपार्टमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी। हम दोनों को साथ मिलकर ही काम करना है, इसलिए फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ये सैंडविच एक्स्ट्रा है। नियति ने उसे आगे बोलने का वक्त ही नहीं दिया और वहां से अपने ऑफिस की तरफ चली गई। मयूरी बस उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, पता नहीं कि असलियत क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ऐसा लग रहा था जैसे इनसे मीठा और प्यारा तो कोई है ही नहीं, दूसरी तरफ बाबू भाई कुछ और ही बोल रहे थे। मयूरी इस वक्त बहुत उलझी हुई थी। नियति के रवैये के हिसाब से उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। उसने तो डिपार्टमेंट में मयूरी का बहुत अच्छे से वेलकम किया था और उसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम भी दिए थे। कुछ ही देर में सारा स्टाफ वहां पर आने लग गया था। जब उन्होंने मयूरी को देखा तो उनमें से किसी ने कहा, मिस मयूरी, लगता है आपको रात को बहुत अच्छी नींद आई, तभी तो आप सुबह सुबह जल्दी ऑफिस आ गईं। यह बात सुनकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। नियति से अब उसका ध्यान आहान पर आ गया था। वो कल रात के बारे में सोचने लगी थी। यह देखकर किसी ने कहा, क्या हुआ, आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया। मयूरी ने खुद को नॉर्मल किया और कहा, कुछ नहीं मैं बाहर जाकर आती हूँ, कुछ देर में लैपटॉप के सामने बैठी हूँ ना तो थक गई हूँ। इतना बोलकर मयूरी वहाँ से जाने लगी। रास्ते में उसे उसकी एक कलीग मिली और कहा, मयूरी, मिस्टर केविन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइल हो गया है।
तभी मयूरी ने देखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी वैशाली भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। उसके चेहरे से साफ पता लग रहा था कि वो बहुत परेशान थी। उसने आते ही कहा, हमें अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं मिला है। यह सुन मयूरी भी हैरान हो गई। उसने कहा, ये आप क्या बोल रही हैं? ब्लूप्रिंट नहीं मिला मतलब मिस्टर केविन की टीम को तो वो बहुत पहले भेज देना चाहिए था। वैशाली ने कहा, मेरी अभी अभी डिजाइन टीम से बात हुई है। उन्होंने बताया कि मिस्टर केविन के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो लोग ब्लूप्रिंट नहीं भेज पाए। मयूरी तुरंत मुड़ी और अपने डेस्क पर चली गई। उसने मिस्टर केविन को बहुत सारी कॉल किया पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। मयूरी इस वक्त बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसे यह भी नहीं पता था कि मिस्टर केविन और उनकी टीम इतनी लापरवाह नहीं थी कि वो इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म ही ना करें। मयूरी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी वैशाली भी वहां आ गई। मयूरी ने उससे पूछा, क्या उनकी टीम से किसी से भी बात हो पाई? वैशाली ने कहा, हमारे पास ब्लूप्रिंट कल जाना चाहिए था, पर कल से उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब डिजाइन डिपार्टमेंट को लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मयूरी ने बड़बड़ाते हुए कहा, बात नहीं हो पा रही है। मयूरी ने गहरी सांस ली और कहा, अभी 9:30 ही हुए हैं, हमारे पास पूरा दिन है। मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। डिजाइन इम्पोर्टेंट को बोलिए इंतजार करे और परेशान ना हो। ठीक है। यह बात बोलकर वैशाली वहां से चली गई। मयूरी ने अब विधि को बुलाया और कहा, विधि, मुझे मिस्टर केविन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। उनकी और उनकी टीम की डिटेल्स इकट्ठा करो और एक फाइल तैयार करो। विधि ने कहा, मैम वो फाइल पहले से तैयार है। वो अर्चना मैम के साथ पास थी, पर अब तो अर्चना यहाँ से चली गई है। फिर उसने वो फाइल किसे दी है? यह सुनकर विधि ने कहा, शायद वो फाइल नियति मैम के पास हो। मयूरी ने यह बात सुनकर नियति के ऑफिस की तरफ देखा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसने विधि को वापस भेज दिया और खुद नियति के ऑफिस की तरफ बढ़ी। जब वो उसके ऑफिस के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी डेस्क पर एक मोटी सी फाइल रखी थी जिस पर मिस्टर केविन लिखा हुआ था। नियति ने मयूरी को देखकर कहा, ये फाइल मुझे अर्चना ने ऑफिस छोड़ने से पहले दी थी। मुझे इसे तुम्हें पहले ही दे देना चाहिए था। सॉरी, मैं देना भूल गई। मयूरी ने पहले फाइल को देखा, फिर नियति को देखा और सिर्फ एक सवाल किया, अर्चना यह कंपनी छोड़कर कहीं चली गई है और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया है। क्या आप यह जानती हैं? नियति यह सवाल सुनकर हैरान थी। उसने नहीं सोचा था कि मयूरी इस तरह का सवाल कर सकती है। उसने अपने बदलते हुए चेहरे के भाव ठीक किए और कहा, अर्चना ने गलत किया था तो उसे सजा मिलनी ही थी। उसने मुझे बहुत अपसेट किया था, इसलिए मेरे जाने के बाद उससे कोई बात नहीं हुई। नियति यह सारी बातें बहुत सहज तरीके से कह रही थी। वो जिस तरह से बात कर रही थी उस पर शक करना बहुत मुश्किल था। मयूरी ने फाइल उठाई और कहा, मेरी बाकी लोगों से भी बात हुई पर कोई भी अर्चना के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगा कि शायद आपको पता हो, इसलिए मैंने पूछ लिया। यह बोलकर वो वहां से जाने लगी तो नियति ने कहा, मयूरी, मैंने सुना है मिस्टर केविन से कोई बात नहीं हो पा रही है। इटली में मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मैं उनसे पता करवाती हूँ। जैसे ही कुछ पता लगेगा मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। मयूरी ने स्माइल किया और कहा, थैंक यू। इसके बाद वो रूम से बाहर आ गई। नियति उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर जो झूठी मुस्कान थी वो अब गायब हो गई और एक डेविल स्माइल में आ गई थी। उसने अपने मन में कहा, जाओ पता करने की कोशिश करो कि क्या हुआ है, पर तुम कभी पता नहीं कर पाओगी। नियति को खबर मिली थी कि कुछ गलत खाने की वजह से मिस्टर केविन और उनकी टीम को फूड पॉइजनिंग हो गया है और वो सब हॉस्पिटल में एडमिट है। ऑफिस में इतना कुछ चल रहा होगा कि कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। मयूरी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर उसे कुछ पता नहीं चल पाएगा। मयूरी इस तरह की कोशिश कर चुकी थी पर उसे कुछ नहीं पता चल पा रहा था। अब तो बस भगवान ही उसकी मदद कर सकते थे। डिजाइन एग्जीबिशन की डेट फिक्स हो चुकी थी और अभी उनके पास ब्लूप्रिंट भी नहीं था। सब लोग जानते थे कि डिजाइन इम्पोर्टेंट और मिस्टर केविन की टीम साथ मिलकर यह काम करने वाले हैं।
नियति सिर्फ उस दिन के आने का इंतजार कर रही थी जब मयूरी कुछ ना कर पाए और उसे हार माननी पड़े। यह सब काम मयूरी देख रही थी, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी उसी की होने वाली थी। उधर मयूरी अपनी चेयर पर बैठी उनकी फाइल स्टडी कर रही थी। उसे वो फाइल पढ़ते हुए काफी वक्त हो गया था। तभी वहां पर वैशाली आई और पूछा, मयूरी कोई अपडेट? मयूरी ने ऊपर देखा तो उसका सिर चकराने लगा। वो काफी देर से सिर नीचे करके फाइल पढ़ रही थी। उसने लंबी सांस ली और कहा, चिंता मत करो, सबको बोल दो कि कुछ ना कुछ हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद इटली जाऊंगी और यह सब पता करके आऊंगी। मयूरी बहुत धीरे बोल रही थी, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वैशाली ने पूछा, मिस मयूरी आप ठीक तो है ना? मयूरी ने हाँ में सिर हिला दिया और वैशाली से वहां से चली गई। मयूरी अच्छे से जानती थी कि केविन बहुत प्रोफेशनल इंसान थे और वो ऐसी गलती कभी नहीं कर सकते थे। जो भी प्रॉब्लम होती वो पहले ही बता देते। उसे यकीन था कि कुछ मेजर इशू होगा, कोई बहुत बड़ी बात होगी जिसकी वजह से वो ब्लूप्रिंट नहीं भेज पाए थे और उसका कारण भी नहीं बता पाए थे। जब मयूरी यह सब सोच रही थी तभी उसका फोन बजने लगा। मयूरी ने बिना नाम देखे फोन को तुरंत उठा लिया। उसे लगा कि केविन की टीम से कॉल था। हेलो। उसके इतना बोलते ही सामने से जो आवाज आई वो सुनकर मयूरी थोड़ा हैरान हो गई। सामने आहान था जिसने कहा, आज ऑफिस से जल्दी निकल जाना और कार के पास मेरा इंतजार करना। मयूरी पहले तो ब्लैंक हो गई, फिर खुद को संभालते हुए उसने पूछा, क्या कोई जरूरी काम है? आहान ने कहा, आज परी के स्कूल का पहला दिन था और तुम जानती हो ना वो क्या चाहती थी। मयूरी कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान ने फोन रख दिया। उसने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मयूरी ने दांत पीसते हुए कहा, खड़ूस। इसके बाद उसने घड़ी की तरफ देखा और फिर अपना सामान पैक करके वहां से चली गई। जब वो पार्किंग में पहुंची तो आहान वहां पर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि वो लेट हो गई है। उसने कहा, आपका फोन आने के बाद मैं तो तुरंत निकल गई थी। मयूरी वहां पर लेट नहीं बल्कि टाइम पर पहुंची थी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखने के बाद कार का दरवाजा खोला और मयूरी को बैठने के लिए कहा। जब मयूरी आराम से बैठ गई तो आहान भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। उसके बाद उसने ड्राइवर से कहा, परी के स्कूल ले लो। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और वो लोग परी के स्कूल की तरफ जाने लगे। मयूरी को एहसास हुआ कि आज आहान ने उसके लिए दरवाजा खोला था। जैसे ही उसे यह बात हिट हुई उसने आहान की तरफ देखा और मन में सोचा, बड़े बने जेंटलमैन। काफी देर तक दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, पर थोड़ी देर बाद मयूरी ने कहा, मिस्टर राजादा, क्या आपके इटली में कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्यों, क्या हुआ? मयूरी ने कहा, एक्चुअली अचानक से मिस्टर केविन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं यह सोच रही थी कि अगर आपके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और वो पता कर सके कि वहाँ पर क्या हुआ है तो बहुत हेल्प हो जाएगी। हमारे पास मिस्टर केविन की पर्सनल डिटेल्स तो हैं, तो उनके घर जाकर पता किया जा सकता है। आहान ने अपनी कमर सीधी की और कहा, बात नहीं हो पा रही है मतलब? यह सुनकर मयूरी भी सीरियस होकर बैठ गई और उसने आहान को सारी बात बता दी। उसने कहा, डिजाइन का ब्लूप्रिंट कल जाना चाहिए था, पर कल से उनके साथ कोई बात नहीं हो पा रही है। मैं भी सुबह से उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर केविन कैसे हैं। वो बहुत अच्छे प्रोफेशनल इंसान हैं। वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वो बिना कुछ बताए ऐसे गायब नहीं होंगे। मुझे डर है कि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? मयूरी ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यह आपके लिए बहुत छोटा सा काम है। आप इसे आसानी से कर सकते हैं। पूरी डिजाइन टीम बहुत परेशान है। वो सब आपके लिए काम करते हैं और कंपनी का बेस्ट चाहते हैं। इसलिए अगर आप हमारी मदद कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो खुद इटली जाकर इसके बारे में पता कर लेती, पर अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वो अब आहान की तरफ देख रही थी। उसने सारी बात अच्छे से समझा दी थी, इसलिए उसे लगा कि आहान उसकी मदद के लिए मान जाएगा और मना नहीं करेगा। आखिर बात उसकी कंपनी की थी। मयूरी उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। जब आहान ने यह देखा तो उसने कहा, यह तुम्हारा काम है। आहान की इस बात का क्या मतलब था? क्या वो मयूरी की मदद नहीं करेगा? यह सुन वह हैरान रह गई। उसे लगा कि आहान उसकी मदद करेगा।
वह उसे कन्फ्यूजन में देखने लगी। तभी आहान ने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो, यह सब तुम्हारा काम है, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर मुझसे काम नहीं निकलवा सकती हो। यह सुनकर मयूरी ने मन में सोचा, यह इंसान कभी जेंटलमैन नहीं बन सकता, यह वायडो था और वायडो ही रहेगा। उसने कहा, मिस्टर आहान, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं ऐसा क्या करूं कि आप मान जाएं। इस बात ने आहान की बोलती बंद कर दी थी। उसने नहीं सोचा था कि मयूरी इतना डायरेक्टली यह बात बोल देगी। वह उसे देखता ही रह गया। कुछ पल बाद उसने मयूरी से मुंह मोड़ा और कहा, मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है, जब सोच लूंगा तब बता दूंगा। आहान ने यह बात सीधे तरीके से नहीं कही थी, इसलिए मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी मदद करने वाला है या नहीं, और अगर वह उसकी मदद करने वाला है तो वह क्या शर्त रखेगा। मयूरी को लगता था कि ऐसे मामलों में साफ साफ बात करना ही सही रहता है। वह आहान से कुछ पूछने ही वाली थी कि इतने में उसने देखा कि आहान ने किसी को कॉल किया और मिस्टर केविन के बारे में पता करने के लिए बोल दिया। तो उसने आहान से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जैसा भी था उसने उसकी बहुत मदद की थी, फिर चाहे वह प्रोफेशनली हो या फाइनेंशियली। मयूरी इस वक्त कुछ सोच रही थी, उसका ध्यान आहान की तरफ बिल्कुल नहीं था। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि आहान उसे घूर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मयूरी के मन में जो कुछ भी चल रहा था वह आहान अच्छे से समझता था। यह देखकर मयूरी अचानक से सीधे बैठ गई। उसने आहान से पूछा, आप ठीक है ना, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। आहान ने कहा, मैं थक तो गया हूँ, एक काम करो, तुम मुझे हेड मसाज दे दो। यह सुनकर मयूरी बहुत हैरान हो गई। क्या यह आहान की उसकी मदद करने की शर्त थी? जब आहान ने देखा कि मयूरी उसके माथे पर सिकन आ गई है, तब उसने कहा, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती हो। यह सुनकर मयूरी को विश्वास हो गया था कि आहान की उसकी मदद करने के लिए यही शर्त थी। उसने कहा, मैं आपकी अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहने के बाद वह उसे हेड मसाज देने लगी, पर तभी आहान ने उसकी गोद में सिर रख लिया और कहा, अब करो, ऐसे ज्यादा मसाज, मजा आएगा। और फिर तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वही मयूरी ने मन में सोचा, हाँ, मुझे परेशान करके मजा आएगा ही, क्यों नहीं। यह सोचते सोचते उसे गुस्सा आने लगा। उसे लगा जैसे वह आहान का खून कर दे। जब आहान को कुछ देर तक उसका हाथ फील नहीं हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या हुआ? मयूरी ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, और फिर उसकी मसाज करना शुरू कर दिया। वहीं आहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और मसाज एंजॉय करने लगा। मयूरी के हाथ उसके माथे पर थे, पर उसकी आंखें उसके होठों को निहारने लगीं। वह ऐसा कर रही थी कि अचानक से आहान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम क्या कर रही हो? मयूरी कुछ बोल पाती उससे पहले ही कार रुकी और ड्राइवर ने कहा, हम स्कूल पहुंच गए सर। मयूरी को लगा कि अच्छा मौका है और वह तुरंत कार से निकल गई। आहान ने अपने बाल और कपड़े ठीक किए और कहा, यह लड़की हमेशा भाग जाती है। अपने आप को नॉर्मल करने के बाद वह कार से निकला और स्कूल की तरफ जाने लगा, पर तब तक उसे लौटते हुए मयूरी और परी नजर आ गई। उनके साथ परी की टीचर भी आ रही थी। उन्होंने कहा, मिसेज रायजादा, परी सच में बहुत प्यारी बच्ची है। वह क्लास में सबके साथ अच्छे से बात कर रही थी। बाकी सब भी उसे पहले दिन से पसंद करने लगे हैं। सच में कहना पड़ेगा, आप दोनों ने उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की है। मयूरी ने मन में कहा, फिर से मिसेस रायजादा। इसके बाद जब टीचर की नज़र आहान पर पड़ी तो उन्होंने कहा, वैसे मिसेस रायजादा आप बहुत लकी हैं। मिस्टर रायजादा आप बहुत लकी हैं कि आपको मिस्टर आहान जैसे पति मिले, वरना आजकल कौन अपनी बेटी को लेने अपनी पत्नी के साथ आते हैं। वो असल में मैं मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान वहां आया और उसने कहा, अब चलें। वो तीनों जिस तरह से खड़े थे ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों एक फैमिली थे। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें एक आइडियल फैमिली ही भूलेगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता टीचर ने कहा, ओके बाय। इतना होने के बाद आहान ने मयूरी का हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ ले गया। मयूरी लगातार उसके हाथ को घूर रही थी। जब आहान को इस बात का एहसास हुआ तो उसने मयूरी का हाथ छोड़ दिया और मयूरी तुरंत परी के साथ कार में बैठ गई। जब सब कार में बैठ गए तो ड्राइवर ने कहा, वाह परी बेटा, आज आपके स्कूल का पहला दिन था, फिर भी आप बिल्कुल नहीं रोई। यह सुनकर मयूरी परी को बहुत प्यार से देखने लगी। परी के हाथ में कुछ था जिसके साथ वह लगातार खेल रही थी।
उसने पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, वह उसी चीज में बिजी रही। आहान और मयूरी ने भी आपस में कोई बात नहीं की। क्या किसी ने परी को स्कूल में परेशान किया था? मयूरी जैसे ही परी से कुछ पूछने वाली थी, उसने अपने हाथ से एक स्टिकर मयूरी के गाल पर चिपका दिया। उसके बाद दूसरा स्टिकर आहान के गाल पर चिपका दिया। मयूरी को अपने गाल पर तो नजर नहीं आ रहा था कि वह क्या है, पर उसने आहान के गाल पर देखा तो वह एक स्टार था। मयूरी ने अपने हाथों से उसे अपने गाल पर फील किया तो उसे पता चल गया कि उसके गाल पर भी स्टार था। तभी परी ने कहा, यह स्टार मुझे टीचर ने गुड गर्ल होने के लिए दिए थे और मैं एक मिस्टर रायजादा को दे रही हूँ और एक मिसेस रायजादा को। मिसेस रायजादा। यह सुनकर मयूरी का मुंह बन गया, पर उसने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। आहान ने भी इस पर रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वह उसकी बातें बड़े आराम से सुन रहा था। परी उसे लगातार बात कर रही थी कि उसने स्कूल में क्या क्या किया। आपको पता है, मैं क्लास में सबसे छोटी हूँ। टीचर ने मुझे बहुत प्यार किया और वहाँ पर और भी बहुत छोटे बच्चे थे, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे स्कूल जाकर बहुत अच्छा लगा, पर डैडी आपको पता है मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। जब आहान ने यह बात सुनी तब वह मयूरी की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे चिढ़ा रहा हो। यह देखकर मयूरी ने कहा, कैसे छोटे बच्चे की तरह यह कर रहे हैं। पर तभी परी मयूरी के पास आ गई और उसने उसके कान में कहा, यह तो बस मैंने डैडी को खुश करने के लिए कहा था, असल में तो मुझे आपकी ज्यादा याद आ रही थी। यह सुनकर मयूरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर आहान का मुंह उतर गया। ऐसी ही बात करते करते वो घर पहुंचे। मयूरी ने पहले परी के कपड़े चेंज किए और उसको फ्रेश किया और फिर उसके साथ खेलने लग गई। कुछ देर बाद नौकर आया। उसने कहा, मैम, आहान सर आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। ठीक है, यह बोलकर मयूरी ने परी की तरफ देखा और कहा, परी बेबी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक आप यहाँ आराम से खेलिए। ओके प्यारी दीदी। मयूरी जब स्टडी रूम में पहुंची तो उसने देखा अभी तक आहान का मुंह बना हुआ था। आहान ने उसे देखकर कहा, मिस्टर केविन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है। यह सुनकर मयूरी हैरान हो गई, क्योंकि उसने आहान से इस बारे में दोपहर में ही बात की थी और शाम तक उसके पास खबर आ गई थी। आपको उनके बारे में पता चल भी गया? आहान ने कहा, हाँ, उनके स्टूडियो में सबने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इस वक्त सब हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मयूरी यह सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या फूड पॉइजनिंग? यह तो बहुत खतरनाक होती है। क्या मिस्टर केविन और उनकी टीम ठीक है? मयूरी की आवाज में उनके लिए चिंता साफ सुनाई दे रही थी। उसने आगे कहा, मैं जानती थी कि मिस्टर केविन बिना किसी बड़ी वजह से ऐसा नहीं कर सकते। वो ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो अपनी जुबान पर ना टिके। अगर सीरियस बात नहीं होती तो वो इससे कॉन्ट्रैक्ट जरूर करते। यह सारी बातें सुनकर आहान के चेहरे पर के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। यह सब सुनकर भी मयूरी के दिमाग में ब्लूप्रिंट नहीं बना। वह सच में बहुत नरम दिल की थी। मयूरी ने फिर कहा, मिस्टर रायजादा, जैसे आपने इसके बारे में पता लगाया, वैसे ही क्या आप यह पता लगा सकते हैं कि उनकी तबीयत अब कैसी है? बहुत ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? अगर बात सीरियस नहीं होती तो उन्हें हमसे अब तक कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए था। मुझे लगता है बात सीरियस है, क्योंकि मिस्टर केविन की तरफ से अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। मयूरी कितनी परेशान थी यह उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। माहौल को हल्का करने के लिए आहान ने कहा, इधर आओ और अपना काम करो। मयूरी ने पूछा, काम? कौन सा काम? आहान ने कहा, वही काम जो तुमने कार में अधूरा छोड़ दिया था। मयूरी समझ गई थी कि आहान मसाज की बात कर रहा था। वह उसके पास आ गई और उसके सिर पर मसाज करने लगी। तब आहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यहाँ नहीं। मयूरी यह सुनकर हैरान हो गई। उनके बीच मसाज की ही बात हुई थी, तो फिर आहान अब क्या करना चाहता था? आहान ने उसका हाथ पकड़ा और अपने कंधे पर रखा और कहा, मेरे कंधे बहुत दर्द कर रहे हैं। मयूरी ने मन में कहा, कैसा इंसान है वाइडो। इसके बाद वह आहान को शोल्डर मसाज देने लगी और साथ ही वह लगातार उसके खिलाफ बड़बड़ा भी रही थी। इस वक्त स्टडी रूम में वो दोनों अकेले ही थे और मयूरी का पूरा ध्यान मसाज में था। आहान की आंखें बंद थी, वह बिल्कुल रिलैक्स मूड में जा चुका था। मयूरी भी मसाज करने में इतनी खोई हुई थी कि वह अभी कभी शोल्डर मसाज करती तो कभी आहान के बालों से खेलने लगती। तभी अचानक आहान को
कुछ हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और मयूरी को देखने लगा। दोनों के बीच में एक ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस आ गया था। आहान उसे शक भरी नजरों से देख रहा था और मयूरी भी अचानक से बहुत घबरा गई थी। दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक आहान का फोन बजने लगा और उन दोनों के बीच में ऑकवर्डनेस खत्म हो गई। आहान ने फोन उठाया, पर उससे पहले ही मयूरी ने कहा, क्या मिस्टर केविन की कोई न्यूज है? यह सुनकर आहान ने फोन स्पीकर पर किया। तभी सामने से आवाज आई, सर हमें पता चला है कि सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है और यह बात सब जगह फैल गई है। हॉस्पिटल में बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, टीम से मिलना मुश्किल हो रहा है। पर हाँ यह जरूर है कि उन्होंने डिजाइनिंग टीम को पहले ही इस बात की खबर दे दी थी। यह सुनते ही आहान की आंखें अपने आप मयूरी की तरफ घूम गई, पर मयूरी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन एक्सप्रेशन थे। उसने तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मयूरी ने सोचा कि अगर उन्हें यह पता होता तो वह मदद के लिए उसके पास नहीं आती। अगर डिजाइन डिपार्टमेंट के पास इसकी खबर थी तो कोई उसे कुछ क्यों नहीं बता रहा था? आखिर यह सब हो क्या रहा है? आहान ने कुछ नहीं कहा, पर तभी मयूरी ने आहान का फोन अपनी तरफ किया और कहा, मिस्टर केविन अब कैसे हैं? क्या मेरी उनसे बात हो सकती है? क्या यह सब मयूरी के लिए एक नया जाल था और क्या मयूरी इसमें फंस जाएगी? क्या मयूरी की केविन से बात हो पाएगी? उसने फोन करवाने वाले शख्स से मिस्टर केविन से बात करवाने की रिक्वेस्ट की। मयूरी मिस्टर केविन के बारे में जानने के लिए इतनी परेशान हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने आहान का हाथ पकड़ लिया था। आहान ने यह सब देखने के बाद उसने उसे अपना हाथ छोड़ने के लिए कहा और बस उसे देखता रहा, यहाँ तक कि जब मयूरी ने उसकी बात को बीच में काटकर खुद बात करना स्टार्ट कर दिया, तब भी आहान ने उसे नहीं रोका। वहीं दूसरी तरफ जो इंसान मिस्टर केविन के बारे में आहान को इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि आहान रायजादा से कोई इस तरह बात करने लग जाएगा। तभी उस आदमी ने कहा, अच्छा मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि मिस्टर केविन आपसे खुद बात कर सकते हैं या नहीं। मयूरी ने कहा, जी थैंक यू। यह बोलते ही उस शख्स ने कॉल होल्ड पर डाल दी। तभी अचानक से आहान ने मयूरी के सिर पर अपना हाथ रख दिया और कहा, डरो नहीं, मिस्टर केविन ठीक होंगे। उसकी बात सुन मयूरी भी थोड़ा रिलैक्स हो गई। उसने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, जी। वो दोनों मिस्टर केविन की खबर आने का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर बाद कॉल पर मिस्टर केविन की आवाज आई। मयूरी और आहान का ध्यान तुरंत कॉल पर गया। मिस्टर केविन के इटालियन में कहा, आई एम रियली सॉरी कि अचानक यह सब हो जाने की वजह से हमारे कोलैबोरेशन के प्रोग्राम में डिले हो गया। उनकी आवाज सुनकर यह लग रहा था कि वह बहुत कमजोर फील कर रहे हैं। अगले ही पल मयूरी ने कहा, आप ठीक हैं मिस्टर केविन? यह सुनकर मिस्टर केविन हैरान हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, मुझे लगा था कि आप मुझसे बात इसलिए करना चाह रही हैं कि आपको डिजाइनिंग ड्राफ्ट की टेंशन होगी जो हम आपको टाइम पर नहीं भेज पाए, पर आप तो मेरी हेल्थ के बारे में टेंशन ले रही हैं। उनकी बात सुनकर मयूरी ने जल्दी से इटालियन लैंग्वेज में बात करते हुए जवाब दिया, यस मिस्टर केविन, ड्राफ्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, पर मैं आपको अपना दोस्त भी मानती हूँ, इसलिए एक दोस्त ज्यादा जरूरी है। तो अब आप मुझे यह बताइए कि आपकी हेल्थ कैसी है? फिर उसने आहान की तरफ देखते हुए आगे कहा, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे सीईओ मिस्टर आहान को भी आपकी और आपकी टीम की बहुत टेंशन हो रही थी। वो इस बारे में बहुत वक्त से मेरे साथ ही हैं और उन्होंने ही पर्सनली आपके बारे में जानने के लिए किसी को वहां भेजा था। उसकी बात सुनकर केविन ने थैंक्सफुल होते हुए कहा, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली हमारे स्टूडियो में कल और आज बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी। जैसे ही यहाँ यह सब कुछ हुआ, मैंने अपने असिस्टेंट को आपको तुरंत इन्फॉर्म करने के लिए भेज दिया था, पर पता नहीं क्यों अब तक यह बात आप तक नहीं पहुंच पाई। मैं अभी किसी को इस बारे में पता करने को कहता हूँ। इतना कहकर वह फोन को होल्ड पर रखकर किसी से बात करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मयूरी से कहा, मैंने अपने असिस्टेंट को जो काम करने को कहा था वह उसे करना भूल गया, क्योंकि यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज की तबीयत खराब हो गई थी और वह उन्हीं का ध्यान रखने में लग गया और फिर भूल गया।
उसकी बात सुनकर मयूरी कुछ कहने ही वाली थी, पर तभी मिस्टर केविन ने आगे कहा, डिजाइन ड्राफ्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, पर क्या मुझे एक दिन और मिल सकता है? मैं पर्सनली सब कुछ आपको मेल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर मयूरी आहान की तरफ देखने लगी। जब उसने कुछ नहीं कहा तो वह भी मिस्टर केविन की बात से सहमत होकर बोली, ओके मिस्टर केविन। तो उसकी बात हो जाने के बाद उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। थैंक यू मिस्टर रायजादा, सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इतना कहकर वह एक्साइटमेंट में आहान के गले लग गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो रहा हो। उसके करीब आने से आहान को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह उसकी परफ्यूम की स्मेल को फील कर पा रहा था। उसने मन में सोचा, क्या यह लड़की मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है? अब मैं इसका क्या जवाब दूं? उसे हग करता हुआ देखकर आहान भी उसकी तरफ झुका और तभी मयूरी को कुछ याद आया और वह पीछे हटकर उसकी बाजू को पकड़ते हुए उससे कहने लगी, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आपको इटालियन लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से नहीं आती। तो मैंने मिस्टर केविन को यह बताया कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं और उन्होंने भी मुझे आपको अपनी तरफ से थैंक यू बोलने को कहा। आहान ने जैसे ही उससे इटालियन लैंग्वेज के बारे में सुना, वह अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा और उसकी बात सुनकर उसने सहमत होते हुए सिर हिलाया। अगले ही पल वह कुछ सोचने लगा। तभी मयूरी ने उससे कहा, अरे हाँ, मुझे इस बारे में बाकी सबको भी अपडेट देना है, स्पेशली बाबू भाई को। यह कहकर वह उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी, पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे आहान ने उसे कुछ कहा है। वह पीछे मुड़कर उससे बोली, आपने अभी कुछ कहा मिस्टर रायजादा? यह सुनकर आहान थोड़ा हैरान हो गया कि उसे कैसे पता चला कि उसके मन में अभी क्या चल रहा था। उसने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, कुछ नहीं। वह चाहता था कि जब भी वह उसका नाम ले तो वह उसके पास हो, और यह सब वह अपने मन ही मन में सोच रहा था। पता नहीं मयूरी को कैसे यह बात फील हो गई, जैसे आहान ने उसे कुछ बोलना चाहा हो। आहान की बात सुनकर मयूरी भी वहां से चली गई। वह उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपनी उंगलियों को उठाकर उसी जगह रखने लगा जहां अभी अभी मयूरी ने उसे पकड़ा था। वह उसके एहसास को भी अभी भी फील कर पा रहा था। जब भी मयूरी उसके पास होती थी, वह उससे दूरी बनाकर रखती थी, पर यह फर्स्ट टाइम था जब उसने खुद के करीब आकर उसे हक किया था। अगले दिन जब मयूरी ऑफिस पहुंची तो नियति ने उसे अपने केबिन में बुलाया और कहा, मयूरी बैठो। इस वक्त नियति अपने केबिन में अकेली थी। उसकी सेक्रेटरी अभी तक नहीं आई थी। उसने मयूरी के लिए कॉफी बनाकर उसके सामने रखी और स्माइल करते हुए कहा, मुझे पता लगा कि आपकी मिस्टर केविन से कल रात बात हुई थी और आज हमें डिजाइन ड्राफ्ट भी मिल जाएंगे। दिस इज ग्रेट मयूरी। मयूरी ने यह कॉफी लेते हुए कहा, थैंक यू नियति मैम। इतना कहकर वह नियति को सब कुछ बताने लगी। उसने सिर्फ नियति को इस बारे में नहीं बताया कि आहान इन सब में उसकी हेल्प कर रहा था। इसकी जगह उसने उसे यह कहा था कि उसके किसी फ्रेंड ने मिस्टर केविन से बात करने में उसकी हेल्प की। उसकी बात सुनकर नियति ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा है। नियति इस वक्त बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने आगे बढ़कर मयूरी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मयूरी, आज आपकी वजह से हम मिस्टर केविन से सही टाइम पर बात कर पाए, क्योंकि मिस्टर केविन ने कहा है कि वह डिजाइन ड्राफ्ट सीधा आपको ही मेल करेंगे, तो उसे आपको मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसे सीधा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में भेज दीजिए और उनके साथ मिलकर आप कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कीजिए। तभी उसने एक बिजनेस कार्ड मयूरी के सामने रखते हुए कहा, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का बिजनेस मेल इस पर लिखा हुआ है, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकती हैं। ओके। मिस्टर केविन से डिजाइन ड्राफ्ट मिलने के बाद सब काम इजीली हो रहा था। घर जाने के बाद जब मयूरी को मिस्टर केविन का मेल मिला तो उसने तुरंत ही उसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर को भेज दिया। अब उसे सब बस कल होने वाली मीटिंग मीडिया लॉन्च का इंतजार था। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर बंद किया और सोने चली गई। अगले दिन सुबह उसने अपना बिजनेस सूट पहना, हल्का सा मेकअप किया और फिर सनाया ज्वेलर्स के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके बाकी कलीग्स ऑफिस आ चुके हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट दोनों एक साथ मिलकर दोपहर होने वाली मीडिया लॉन्च के लिए काम कर रहे थे। मयूरी मीडिया से बात करने की इंचार्ज थी। दबे डायमंड के साथ हुए कोलैबोरेशन की वजह से उसे इस तरह के काम का काफी एक्सपीरियंस हो गया था। सभी
तैयारियां हो चुकी थी, वो लोग मीडिया लॉन्च के लिए ही जाने वाले थे। तभी एक कलीग ने चिल्लाते हुए कहा, उनका भी मीडिया लॉन्च आज ही है। क्या उन लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि हम मिस्टर केविन के साथ काम कर रहे हैं? उन लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करवाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर उसकी बाकी एम्प्लॉयज भी एक दूसरे से बात करने लगे। क्या सच में? मैंने सुना था कि लास्ट ईयर भी उनका बहुत मजाक बना था। इन सब के बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत है कि उन्होंने आज ही के दिन यह मीडिया लॉन्च रख दिया। आपने मीडिया लॉन्च का टाइम हमारे मीडिया लॉन्च के पहले ही रख दिया है, क्योंकि वह यह बात अच्छे से जानते हैं कि हमारा मीडिया लॉन्च उनसे बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने यह सब हमारे टाइम पर करने की जगह हमसे पहले करने का सोचा। पर जैसे जैसे वो लोग आगे की न्यूज देखने लगे, उनके चेहरे उतरने लगे। तभी एक ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि इस साल देश एंटरप्राइज के डिजाइन बहुत बढ़िया हैं? या फिर यह सिर्फ मुझे ही लग रहा है? इन डिजाइन को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक के इनकी कंपनी के बेस्ट डिजाइन्स हैं। यह मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी उनकी इस बार की डिजाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है। लास्ट टाइम उन्होंने जो डिजाइन प्रेजेंट किए थे, उनके कंपैरिजन में इस बार डिजाइन बहुत ही डिफरेंट और अच्छी हैं। फिर एक एम्प्लॉय ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे यह सब छोड़ो, यह तो देखो इस वक्त इंटरनेट पर कितने ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं। जरा इंटरनेट पर लोगों के रिव्यू तो देखो। मुझे तो लगता है कि इस बार ग्लोबल एंटरप्राइज हमारी कंपनी को भी पीछे छोड़ सकती है। उसने इस बार काफी शानदार काम किया है। इन सब लोगों की बातें सुनकर मयूरी ने न्यूज चेक करने के लिए तुरंत अपना फोन निकाला। पर जैसे ही उसने स्क्रीन पर उनकी डिजाइन्स देखी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए। उसने तुरंत कहा, यह तो वही डिजाइन है जो मुझे मिस्टर केविन ने कल रात मेल किए थे, और यही डिजाइन तो सनाया ज्वेलर्स आज मीडिया के सामने प्रेजेंट करने वाली थी। पर यह डिजाइन्स इन लोगों के पास कहां से आई? यह सब सोचकर उसने अपनी मुट्ठी कस ली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसके पास डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर का कॉल आया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, मैंने भी अभी जस्ट न्यूज देखी, मैं भी इसके बारे में आपसे बात करने ही वाली थी। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और जल्दी से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर के केबिन की तरफ चली गई। अब तक कंपनी के सभी को यह पता चल चुका था कि कंपनी की डिजाइन्स लीक हो चुकी थी। हर कोई बस टेंशन में ही था। तभी उसने देखा कि नियति और डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर एक साथ ऑफिस से बाहर आ रहे थे। नियति के चेहरे पर काफी नाराजगी दिख रही थी। नियति ने कहा, यह बिल्कुल सीरियस मैटर है। मैंने पहले ही इंटरनल मीटिंग रख ली है और मिस्टर आहान को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि हम उस कॉर्पोरेट स्पाई का पता लगा सकें। आखिर किसने लीक किए थे यह डिजाइन्स? अब क्या प्रेजेंट करेंगे सनाया ज्वेलर्स मीडिया लॉन्च में? क्या आहान मयूरी पर यकीन करेगा? पर हमारी कंपनी का डिजाइन ड्राफ्ट मीडिया में लॉन्च होने से पहले लीक हो गया है और हमारे लिए इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना जरूरी है, मयूरी ने कहा। नियति ने तुरंत उसकी बात को काटा और उस पर गुस्सा करते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम से बाहर निकलना है? अच्छा तो आप ही बताएं कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगी, क्योंकि हमारी कंपनी के डिजाइन ड्राफ्ट तो ऑलरेडी हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनी ने मीडिया लॉन्च में दिखा दिए हैं। उसने फिर से मयूरी की तरफ घूरा और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे बोली, मैंने तो जस्ट इंक्वायरी के लिए अपना ओपिनियन दिया। मयूरी ने गुस्से में उससे कहा, आप कहना क्या चाहती हैं? नियति ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि डिजाइन ड्राफ्ट का एक्सेस सिर्फ आपके पास और मैनेजर मनीष मोदी के पास ही है, और क्योंकि किसी और के पास उन्हें ओपन करने का कोई एक्सेस नहीं है, तो इस लीक का पहला डाउट आप दोनों पर ही जाता है। मैंने पहले ही मैनेजर मनीष मोदी का कंप्यूटर चेक कर लिया है। देखने पर मुझे लगा कि उन्होंने उस मेल को आगे कहीं नहीं भेजा है। नेति जानबूझकर एम्प्लॉय को सुनाने के लिए तेज तेज बोल रही थी। उसने आगे कहा, तो अब जिस इंसान ने डिजाइन ड्राफ्ट को लीक किया है वो आप ही हो सकती हैं, सुपरवाइजर मयूरी। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी मुट्ठी कस ली और बिना घबराए अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने यह सब नहीं किया नियति मैम। उसकी बात सुनकर नियति ने उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ी और उसका मजाक बनाते हुए बोली, आप कुछ भी कह सकती हैं मयूरी, पर
जब इसकी जांच की जाएगी तो सब सच सबके सामने ही आ जाएगा। इतना कहकर वो डायरेक्टली ऑफिस की तरफ चली गई। बहुत जल्द ही दोनों डिपार्टमेंट को मीटिंग के बारे में नोटिस मिल गया था। कुछ देर बाद सब मीटिंग रूम में चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हुए थे। स्क्रीन पर लगातार न्यूज आ रही थी। उसमें दिख रहे डिजाइन ड्राफ्ट बिल्कुल वैसे थे जैसे मिस्टर केविन ने भेजे थे। आहान एकदम सामने की सीट पर बैठा हुआ था। उसका कोट एक तरफ रखा हुआ था। उसने इस वक्त एक व्हाइट शर्ट पहन रखी थी जिसकी कॉलर का बटन खुला हुआ था। वो अपने गुस्से से भरा चेहरा ऊपर उठाकर अपनी गहरी काली आंखों से रूम में बैठे हर इंसान को देख रहा था। उसे ऐसा देखकर सबको मन ही मन डर लगने लगा था। तभी आहान ने कहा, डिजाइन ड्राफ्ट किस किस के पास गए थे? उसकी बात सुनकर नियति ने तुरंत कहा, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर मनीष मोदी और सुपरवाइजर मयूरी के पास। यह सुनकर आहान ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाते हुए कहा, सिर्फ इन दोनों के पास? नियति ने निराश होते हुए कहा, यस मिस्टर आहान, वैसे तो मुझे भी डिजाइनिंग ड्राफ्ट का ध्यान रखना चाहिए था, पर मिस्टर केविन ने कहा था कि वो डिजाइनिंग ड्राफ्ट सीधा मयूरी को ही मेल करेंगे, तो इसलिए मैंने भी यही सोचा कि अब तक सुपरवाइजर मयूरी ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, तो मैंने भी उन्हें मनीष से सीधा बात करने के लिए कह दिया था। पर अगर मुझे पता होता कि इन सब का गलत तरीके से यूज किया जाएगा तो मैं तभी वहीं बैठे मनीष से तुरंत खड़े होकर कह देती। मेरे पास जब ये डिजाइन ड्राफ्ट आया उसके बाद मैंने अब तक इन्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली ही रखा था। मैंने उन्हें ना तो किसी को भेजा था और ना ही दिखाया, और इस बात का प्रूफ मेरा कंप्यूटर और ईमेल के रिकॉर्ड्स हैं। इसके बाद सिर्फ मयूरी ही बची है। अगले ही पल आहान ने अपनी नजरें मयूरी की तरफ घुमा दी। उसे ऐसे देख मयूरी ने जल्दी से कहा, मैंने ये सब नहीं किया मिस्टर रायजादा। उसकी बात सुन नियति ने कहा, मिस्टर आहान ने आप पर कितना यकीन किया था, आप ऐसे कैसे कंपनी को धोखा दे सकती हैं मिस मयूरी। उसकी बात सुन मीटिंग रूम में बैठे सभी एम्प्लॉयज मयूरी की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें इस तरह खुशी की खुद की तरफ देखते हुए मयूरी को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई तो वो कभी इस कंपनी में काम नहीं कर पाएगी, चाहे उसे आहान कंपनी से निकाले या नहीं। यह सब देखकर नियति को मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। वो जो चाहती थी बिल्कुल वही सब हो रहा था। अपने आसपास का माहौल देखने के बाद नियति ने मयूरी को गुस्से में कहा, अगर आपने डिजाइन ड्राफ्ट लीक नहीं किया तो क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई प्रूफ है? उसकी बात सुनकर मयूरी ने खड़ी होकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, जब मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो मेरे पास मेरी बेगुनाही को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। फिर उसने नियति की तरफ देखा और कहा, नियति मैम, आप बार बार यह कह रही हैं कि मैं एक कॉर्पोरेट स्पाई हूँ, तो क्या आपके पास मेरे अगेंस्ट कोई प्रूफ है? उसकी बात सुनकर मीटिंग रूम में चारों तरफ शोर मचने लगा। वहां मौजूद सभी लोग अपने आसपास में बातें करने लगे। बिल्कुल सही, कोई दूसरे पर बिना प्रूफ के कैसे इल्जाम लगा सकता है? मुझे याद है सुपरवाइजर मयूरी अपना काम बहुत अच्छे से करती है और वो बहुत टैलेंटेड भी है। उनका रिकॉर्ड भी सनाया ज्वेलर्स में काफी अच्छा है, जो वो भला ऐसा क्यों करना चाहेंगी? वहाँ नियति को पसंद करने वाले लोग भी कम नहीं थे। उनमें से एक ने कहा, नियति मैम भी बहुत अच्छी इंसान है और वो ऐसा ही किसी को ब्लेम नहीं करेंगी। जरूर इनके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा ही, इसलिए वो यह सब कह रही हैं। उसके साथ वाले एक एम्प्लॉय ने कहा, मुझे तो लगता है कि मयूरी ने ही ये डिजाइन लीक किए हैं। डिजाइन ड्राफ्ट उन्हीं के पास आए थे और उनके पास अपनी बेगुनाही का कोई प्रूफ भी नहीं है। साइलेंस, सब एकदम खामोश हो गए। वहीं बैठे बाबू भाई भी अपने मन ही मन यही सोच रहे थे कि मयूरी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो अपने काम को लेकर बहुत ऑनेस्ट और डेडिकेटेड थी। तभी आहान ने डिसअपॉइंटमेंट होते हुए नियति की तरफ देखा और कहा, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो मुझे इस मैटर को सॉल्व करने के लिए एक टीम को बुलाना पड़ेगा। अब वही ये सब इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये सुनकर नियति ने तुरंत कहा, मेरे पास प्रूफ है। इससे पहले मयूरी कई बार नियति के जाल में से बच चुकी थी, पर शायद आज यह मुश्किल लग रहा था। तभी नियति ने अपने साथ बैठे सेक्रेटरी की तरफ देखा और अगले ही पल मीटिंग रूम में से कोई डॉक्यूमेंट्स लेकर आया। नियति ने आगे बढ़ाकर वो डॉक्यूमेंट्स ले लिए और उन्हें हवा में लहराते हुए कहने लगी, यह रहे वो बैंक रिकॉर्ड्स जो मेरे कहने पर मेरा आदमी यहाँ लाया है। हमारे
कॉम्पिटिटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक 1 घंटा पहले मयूरी के बैंक अकाउंट में पूरे 10 लाख रुपए डिपॉजिट हुए हैं। उसने मन ही मन सोचा, आज अगर तुम यह नहीं बता पाई कि इतना पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में कहां से आया तो तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। मयूरी मेहता, बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे। पर बस वही नियति की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। नियति ने पूरी मयूरी की तरफ उन डॉक्यूमेंट्स को फेंकते हुए कहा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मिस मयूरी? मयूरी ने उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए नियति से कहा, मुझे तो अभी तक यह बात पता नहीं है। मयूरी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके अकाउंट में इतने रुपए किसने डलवाए। इतना बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में देखकर उसे भी यह लगने लगा था कि अब कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, सब उसे ही ब्लेम करेंगे। हालांकि वो अभी भी अपनी बात पर टिकी हुई थी कि उसने यह सब नहीं किया। तब नियति ने कहा, अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, सारे सबूत तुम्हारे अगेंस्ट है, इसलिए सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लो। फिर उसने आहान की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर आहान, देखा आपने, मयूरी ने चंद पैसों के लिए सनाया ज्वेलर्स को धोखा दे दिया। हमें ऐसे इंसान को अपनी कंपनी में बिल्कुल नहीं रहने देना चाहिए। मयूरी ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर कंपनी की इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बेच दी। यह भी एक क्राइम है, इसे तो जेल में जाना चाहिए। अपनी बात खत्म कर नियति मीटिंग रूम में बैठे सभी एम्प्लॉयज की तरफ देखने लगी। इस वक्त हर एक एम्प्लॉय चुप था। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सबूत देख लेने के बाद कुछ भी कह सके। इस वक्त नियति को बस इसी बात का इंतजार था कि कब आहान कुछ बोले और मयूरी को जॉब से निकाल दे। उसके बाद वो आराम से मयूरी के अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट फाइल करवाएगी और इसे पुलिस के हवाले कर देगी। वो अपने मन में सोच ही रही थी, काश मयूरी बड़े से बड़ा चार्ज लगे और उसे लंबी सजा हो। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मजा ही आएगा। पर तभी आहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आर यू डन मिस नियति? यह सुन नियति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आहान के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी पर नहीं बल्कि नियति पर डाउट कर रहा था। नियति ने कहा, मिस्टर आहान, आप कभी भी किसी का गलत फेवर नहीं लेते, यह बहुत ही सीरियस मैटर है। अगर आप इस स्ट्रेट डिसीजन नहीं लेंगे तो ऐसा फ्यूचर में फिर से हो सकता है। यह सब मयूरी नहीं कर सकती, आहान ने कहा। उसकी यह बात सुनकर नियति हैरान रह गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि आहान ने आगे कहा, मयूरी तो कल पूरी रात मेरे साथ थी, तो वो यह सब कैसे कर सकती थी? यह सुनकर मीटिंग रूम में बैठा हर इंसान दंग रह गया। सब लोग कल रात को उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा यही सब इमेजिन करने लगे। और नियति, उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यह सब सुनने को मिलेगा। यह सब सुनकर वो वैसे जैसे अपनी जगह पर जम सी गई। उसे हमेशा यही लगता था कि आहान उसके सबसे ज्यादा करीब है और वो उसी पर सबसे ज्यादा यकीन करता है। वो अपने मन में सोचने लगी, इसने कल पूरी रात मयूरी के साथ बिताई, वो कल रात उसके साथ क्यों था और क्या कर रहा था? मन तो कर रहा था कि मैं मयूरी को वहीं जान से मार दूं। और मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतना कुछ कह देने के बाद भी यह मयूरी इतनी शांत क्यों है? क्या यह सोच रही है कि अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आहान रायजादा इसके साथ है? तभी एक कलीग ने मयूरी को छेड़ते हुए कहा, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया सुपरवाइजर मयूरी कि आप कल रात मिस्टर रायजादा के साथ थी? इस वक्त मयूरी के कानों में आहान की कई बातें गूंज रही थी। मैं कल पूरी रात इनके साथ थी। वो यह बात अच्छे से जानती थी कि वो कल रात एक दूसरे के साथ नहीं थे। मिस्टर आहान को यह सब नहीं कहना चाहिए था। अब सब लोग हमारे बारे में गलत सोच लेंगे। आहान की बात सुन सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो मयूरी के साथ अपना रिश्ता बनाना चाह रहा था। तभी नियति ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए कहा, ठीक है, भले ही कल पूरी रात मयूरी आपके साथ थी, पर इससे यह बात प्रूफ तो नहीं होती कि मयूरी ने सनाया ज्वेलर्स के ऑफिस आने के बाद और फिर रास्ते में इस ड्राफ्ट को लीक नहीं किया होगा। और इसके बैंक अकाउंट में आए हुए पैसों का क्या? उसे इतने सारे पैसे किसने दिए होंगे? उसने अभी तक यह बात नहीं बताई है कि उसे इतने सारे पैसे किसने दिए। वो इस तरह अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकती। नियति किसी भी हाल में मयूरी को अपने रास्ते से हटा देना चाहती थी। यह सुन आहान ने वर्धन की तरफ इशारा करके कुछ कहा। अगले ही पर वर्धन ने रिया को एक लैपटॉप पकड़ा दिया। रिया को लैपटॉप आगे लेकर आई। रिया वो लैपटॉप लेकर आगे आई और उसे प्रोजेक्ट स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर कुछ लैपटॉप और कंप्यूटर्स की फोटोज दिखने लगी। यह सब देखकर वहां मौजूद किसी को भी यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आहान आखिर कहना क्या चाह रहा है, आखिर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था। क्या वो मयूरी को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्यों आहान ने सबके सामने कहा कि कल रात मयूरी उसके साथ बिताई थी? क्या मयूरी इसके लिए उसे माफ कर पाएगी? सो गाइस, एंड ये एपिसोड यहाँ पे एंड होता है। एंड लिटरली आगे जो यहाँ पे सीन क्रिएट होने वाला है एंड नेक्स्ट एपिसोड सच में बहुत ही ज़्यादा हार्डिंग होने वाला है। एंड यहाँ पे हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी एंड रिवील होके आएंगी जो कि शायद हमने नहीं सोची होंगी। मज़ा आने वाला गाइस, सच में बताऊँगा कि आगे क्या होगा। सच में मज़ा आएगा, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट ज़रूर से देखना चाहिए। आई होप आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से, एंड कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।